आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 राजा और उनके राज्य। जो बाबू आपका ये चैप्टर है, इस चैप्टर का आज हम लोग सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में आप लोग को इस चैप्टर का सभी प्रश्न उत्तर मिलने वाला है। ठीक है, तो पूरा क्लास को आप लोग अंत तक देखिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ से देखिए आपका क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होता है। कहता है फिर से याद करें। आप लोग को क्या करना है बाबू, फिर से याद करना है। जो आप लोग पढ़ चुके हैं उसको याद करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका मिलान करना। ठीक है ना, जोड़े बनाओ, कहने का मतलब मिलान करना है। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार, तो बाबू गुर्जर प्रतिहार को आप लोग कहाँ से मिलाइएगा, तो गुजरात और राजस्थान से। ठीक है ना, इसमें मिला लीजिए। राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट को आप लोग मिलाइएगा पश्चिमी ढक्कन। ठीक है, इस प्रकार आप लोग मिलान कर लिए। अब देखिए चोल, चोल को आप लोग तमिलनाडु से यहाँ पर आप लोग मिलान कर लीजिए और ये पाल को आप लोग बंगाल से मिलान कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो आई होप कि आपको ये मिलान करने वाला जो था बाबू, जोड़े बनाने वाला, ये अच्छे तरीके से आप लोग मिलान कर चुके होंगे। एंड अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका कहता है क्या कि त्रिपक्षीय संघर्ष में में लगे तीनों पक्ष कौन कौन से थे। मतलब त्रिपक्षीय संघर्ष जो था, ठीक है, त्रिपक्षीय मतलब 3 गो पक्ष इसमें लगा था। तो ये तीनों पक्ष में कौन कौन सा था बताइए आप लोग। तो आप लोग उत्तर में क्या लिखेंगे, चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए बच्चों, हम आपको कोई ज़्यादा बड़ा उत्तर देंगे नहीं, जितना आपको आसान से आसान याद हो पाए, है ना, तो ये हम देने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों उत्तर में लिखिएगा त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल दल थे। मतलब शामिल जो थे 3 पक्ष, दल को हम लोग पक्ष भी बोलते हैं। तो 3 पक्ष कौन कौन थे। फर्स्ट था गुर्जर प्रतिहार, पहला कौन था बाबू, गुर्जर प्रतिहार। तो आप लोग पॉइंट देकर लिखिए गुर्जर प्रतिहार। दूसरा आप था राष्ट्रकूट, है ना, और तीसरा कौन सा था बाबू, पाल, है ना, तीसरा कौन सा था, पाल। आपको पता होगा पाल कहाँ के बाबू, बंगाल के, है ना, ये आपको पता है। राष्ट्रकूट के बारे में भी अभी तो हम आपको बताया कि पश्चिमी ढक्कन, है ना। तो इस प्रकार आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को भी हल कर लिया। एंड अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है कि चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या थी। तो बच्चे आप लोग उत्तर में लिखिएगा क्या, देखिए यहाँ पर हम दे चुके हैं। आप लोग लिखिएगा कि चोल साम्राज्य में सभा की एक समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक योग्यता थी। ठीक है, तो पहले आवश्यक योग्यता दे दीजिए। उसके बाद पहला योग्यता ये था कि सभा के सदस्यों को उस भूमि का मालिक होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व एकत्र किया जाता है। पहला कंडीशन क्या था कि सभा का जो सदस्य होगा वह उस भूमि का मालिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मालिक होना चाहिए। कहाँ का, जहाँ से भू राजस्व एकत्र हो जाता है। ठीक है ना, या एकत्र किया जाता है। ठीक है, दूसरा कंडीशन था कि उनके पास अपना घर होना चाहिए। किनके पास, जो चोल साम्राज्य में सभा की एक समिति का सदस्य बनना चाहते थे, ठीक है, उनके पास एक अपना घर होना चाहिए। तीसरा, उनकी आयु 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। चौथा, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। पांचवा, वे प्रशासनिक मामलों में पारंगत और ईमानदार होने चाहिए। ठीक है, वो व्यक्ति जो होंगे वो कैसे होंगे, ईमानदार होने चाहिए। छठा था कि पिछले 3 वर्षों में किसी भी समिति का सदस्य नहीं रहा हो। मतलब वो पहले 3 वर्ष में, पिछले कभी भी 3 वर्ष में किसी भी समिति का सदस्य नहीं होना चाहिए, तभी वो इस समिति का सदस्य बन सकता है। आपका 7वां पॉइंट लिखिएगा, उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अपने और रिश्तेदारों के खाते जमा करने चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर जो ये 3 है इसका उत्तर अच्छे तरीके से पसंद आया। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए, है ना, और आप लोग इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। क्लास 7 का यहाँ पर सारा विषय पढ़ाया जाता है। जैसे आप लोग मान लीजिए हिंदी आपको पढ़ना है तो आप लोग क्या करेंगे, हिंदी वाला प्लेलिस्ट में जाएंगे। आप देखिए क्लास 7 का प्लेलिस्ट में जाइए हिंदी वाले सब्जेक्ट पे। ठीक है, तो हिंदी का बसंत आपका आता है बाबू, तो बसंत बुक भी हम पढ़ाए हुए हैं और जो आपका दुर्वा वाला बुक है इसको भी हम पढ़ाए हुए हैं। तो आप लोग सारा कुछ जाकर देखा कीजिए। जो भी आपका बुक है, बुक के नाम से आपका बना रहता है ना, तो लिस्ट, तो उस लिस्ट में आप लोग जाकर क्लिक कीजिए। जो भी बुक पढ़ना है वैसे आप लोग क्लिक कर सकते हैं। ओके, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। आगे देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है चाहमानों के नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नगर कौन कौन से थे। तो बच्चे आप लोग उत्तर में क्या लिखेंगे, तो उत्तर में लिखना शुरू कीजिए कि दिल्ली और अजमेर चाहमानों के नियंत्रण में 2 प्रमुख शहर थे। बस आपको इतना ही उत्तर में लिखना है, दिल्ली और अजमेर, इतना ही उत्तर में लिखिएगा। ज़्यादा बड़ा उत्तर नहीं लिखना है। हम आपको क्या बताएं, इतिहास का उत्तर हम वैसा देंगे जो आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है ना, रटने की ज़रूरत ना पड़ा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है आइए समझे, कहता है राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने। जल्दी से बताइए कि राष्ट्रकूट जो है वो कैसे शक्तिशाली बना। तो बच्चे आप लोग उत्तर में क्या लिखिएगा, देखिए यहाँ पर हम दे रहे हैं, लिखिएगा राष्ट्रकूट की शक्ति का उदय, लिखिएगा
फर्स्ट में लिखिएगा कि राष्ट्रकूट प्रारंभ में कर्नाटक के चालुक्यों के अधीन थे। ठीक है, राष्ट्रकूट जो था वो प्रारंभ में कर्नाटक का जो चालुक्य था ना उसके अधीन था। दूसरा लिखिएगा कि 8वीं शताब्दी के मध्य में राष्ट्रकूट के प्रमुख दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति को उखाड़ फेंका और हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया जिसने उन्हें क्षत्रिय की उपाधि दी, भले ही जन्म से क्षत्रिय ना हो। ठीक है, आगे तीसरा लिखिएगा कि जब उन्होंने शक्ति और धन प्राप्त किया तो उन्होंने अपने अधिपतियों से स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। चलिए आगे आप लोग क्या लिखिएगा बच्चे, आगे लिखिएगा कि जब उन्होंने शक्ति और धन प्राप्त किया तो उन्हें अपने अधिपतियों से स्वयं को क्या किया, स्वतंत्र घोषित कर दिया। चौथा क्या कहते हैं कि उन्होंने अपने शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए कन्नौज पर नियंत्रण के लिए गुर्जर प्रतिहार और पाल राजवंशों से लड़ाई की। इस तरह वो क्या है, सत्ता में आए थे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार राष्ट्रकूट का जो था उदय हुआ था, वो शक्तिशाली इसी प्रकार से बना था। तो ये सब आप लोग 4 पॉइंट लिखिएगा ना तो आपको काफ़ी हो जाएगा, उत्तर बिल्कुल बाबू सटीक हो जाएगा, है ना। फर्स्ट पॉइंट आपको जो लिखना है वो हम यहाँ पर दे दिए। सेकंड पॉइंट देखिए, ये है आपका थर्ड पॉइंट, ये है आपका चौथा पॉइंट, है ना। तो आप लोग इस प्रकार लिखिएगा। आगे देख लीजिए प्यारे बच्चों, आगे क्वेश्चन नंबर 6 को समझिए आप लोग। चलिए बच्चे आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है कि नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल करने के लिए क्या किया। बताइए आप लोग, जो नया राजवंश था वो स्वीकृति हासिल करने के लिए क्या किया। तो बच्चे देखिए आपको किस प्रकार से आंसर में लिखना है। लिखिएगा बच्चों कि नए राजवंश विशिष्ट क्षेत्रों पर आधारित थे और मौजूदा राजा अक्सर उन्हें अपने अधीनस्थ या सामंत के रूप में स्वीकार करते थे। ठीक है, मतलब उस समय जो मौजूद राजा थे उसको अक्सर क्या करते थे, अधीनस्थ या सामंत के रूप में स्वीकार करते थे। और दूसरा पॉइंट में लिखिएगा, उन्होंने स्वयं को महासामंत या महामंडलेश्वर इत्यादि घोषित करने के लिए शक्ति और धन प्राप्त किया। तीसरा लिखिएगा, उन्होंने ब्राह्मणों की मदद से खुद को क्षत्रिय घोषित करने के लिए अनुष्ठान किए। चौथा पॉइंट में आपको ये लिखना है एंड पांचवा पॉइंट में लिखना है कि उन्होंने सत्ता हासिल करने के लिए पड़ोसी क्षेत्रों से के साथ युद्ध लड़े और इसे स्वीकार करने के लिए मंदिर भी बनवाए। तो बच्चों आपको बस इतना ही क्वेश्चन नंबर 6 के उत्तर में लिखना है। एंड क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कहता है। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहता है कि तमिल क्षेत्रों में किस तरह की सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ। तो चलिए बच्चों उत्तर में आप लोग लिखिएगा। देखिए लिखिएगा कि तमिल क्षेत्र में विकसित सिंचाई कार्यों में प्रकार, है ना, कार्य के प्रकार समझिए। पहला क्या हुआ कि कावेरी नदी के चैनलों से पानी कृषि के लिए आवश्यक नदी प्रदान करता था। ये आपका विकसित का क्या हुआ, फर्स्ट रीजन है। ठीक है ना, ठीक है, कार्य विकसित जो हुआ ना बाबू उसके बारे में। ठीक है, दूसरा आप लोग लिखिएगा कि कुछ क्षेत्रों में कुएं खोदे गए और कुछ स्थानों पर वर्षा जल एकत्र करने के लिए विशाल टैंक भी बनाया गया। ठीक है, तीसरा क्या हुआ कि बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाया गया। चौथा क्या हुआ बाबू कि खेतों तक पानी ले जाने के लिए नहरों का निर्माण किया गया, है ना। सिंचाई की व्यवस्था के लिए तो कुछ तो करना था ना, तो खेत सिंचाई हमको कहाँ करना है, फसल में करना है, खेत में करना है। तो खेत में पानी हमको ले जाना है, उसके लिए क्या किया गया, नहर का निर्माण किया गया। उसके बाद खेतों की सिंचाई करने वाले चैनलों में एक टैंक से पानी के बहिर्वाह को नियंत्रित करने के लिए क्या किया गया, सलुयस गेट बनाए गए थे। ठीक है, सलुयस गेट बनाए गए थे। तो इस प्रकार आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 का भी उत्तर देख लिए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आपका कि चोल मंदिरों के साथ साथ कौन सी गतिविधियां जुड़ी हुई थी। तो बच्चे आप लोग उत्तर में क्या लिखिएगा, देखिए हम यहाँ पर दे रहे हैं, आप लोग उत्तर में क्या लिखिएगा बच्चों कि चोल मंदिरों से जुड़ी गतिविधियां, पुजारी, माला बनाने वाले, रसोइये, सफाई कर्मी, संगीतकार, नर्तक आदि मंदिर के पास रहते हैं और मंदिरों में कई गतिविधियां की जाती है। ठीक है, मंदिर कांस्य प्रतिमाओं के निर्माण से भी जुड़े थे जिन्हें दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। ठीक है, बस आपको यही गतिविधियां के बारे में लिखना था जो कि आप लोगों ने लिख लिया। तो बच्चे बस आपको इतना ही लिखना है उत्तर में, जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 8 के उत्तर में दे दिया। ठीक है, आइए बच्चों नेक्स्ट आपका आइए विचार करें में क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं। कहता है मानचित्र 1 को दोबारा देखें और तलाश करें कि जिस प्रांत में आप रहते हैं उसमें कोई पुराना राजशाहियाँ, मतलब राजशाहियाँ का मतलब हुआ राजाओं के राज्य थी या नहीं। तो बच्चों हम आपको बताते हैं कि ये जो है बाबू छात्र के राज्य के अनुसार उत्तर भिन्न हो सकता है। ठीक है ना, इसलिए छात्रों को मानचित्र अपने व्यक्तिगत अध्ययन के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। अगर प्यारे बच्चों आपको नहीं है
नहीं पता है ना इसका उत्तर, तो आप क्या कर सकते हैं हम बताते हैं। मानचित्र एक के आपको क्या करना है, आप जो स्कूल में पढ़ते होंगे, सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, जहाँ से कोई बच्चे मानिए बेगूसराय से होंगे, कोई बच्चे समस्तीपुर से होंगे, जहाँ से भी होंगे बाबू, या जो अलग राज्य से होंगे, मान लीजिए कोई बाबू बिहार से होंगे, कोई मध्य प्रदेश से होंगे, कोई कहाँ से होंगे, वो उत्तर प्रदेश से होंगे, तो वो क्या करेंगे, वहाँ के जो टीचर हैं, आपके स्कूल में जो टीचर हैं, आप अब उनसे ये उत्तर पूछेंगे। इस क्वेश्चन का उत्तर किनसे पूछेंगे, जो आपके विद्यालय में जो टीचर हैं, जो आपको इतिहास पढ़ाते हैं, उनसे बोलिएगा कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना, आप इसका उत्तर हमें बता दीजिए, ठीक है। तो वो आपको टीचर बताएंगे, क्योंकि आप अलग अलग राज्य से हो सकते हैं, हम आपके राज्य में नहीं है ना बाबू, तो हम आपको इसका उत्तर नहीं बताएंगे, इसलिए छात्र को ये स्वयं करने के लिए दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। कहता है जिस तरह से पंचायती चुनाव हम आज देखते हैं उसे उत्तर मेरूर के चुनाव किस तरह अलग थे। मतलब उत्तर मेरूर का जो चुनाव था वो आज के पंचायती चुनाव से कैसे अलग था। तो बच्चे जी आप लोग उत्तर में क्या लिखिएगा, देखिए हम यहाँ पर दे दिए हैं बाबू, लिखना शुरू कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि उत्तर मेरूर में चुनाव की प्रणाली आज के पंचायत चुनाव से काफ़ी अलग थी। उत्तर मेरूर चुनाव में समितियों के सदस्य बनने के योग्य व्यक्तियों के नाम पर तार के पत्तों पर छोटे छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे। टिकटों की जो मिट्टी के बर्तन में डाल दिया, टिकटों को क्या होता था, मिट्टी के बर्तन में डाल दिया जाता था। इसके बाद एक छोटे लड़के का प्रत्येक समिति के लिए एक एक करके टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। लेकिन आज के पंचायत में क्या होता है कि सदस्यों का चुनाव आम चुनाव के जरिए होता है। कुल सदस्यों के नाम उनमें आवंटित प्रतीक के रूप में एक कागज पर मुद्रित किए जाते हैं, जिसे मत पत्र कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, मत पत्र बोलते हैं। मत मतलब हुआ बाबू क्या, अपना मतदान, अपना वोट है ना, वोट का पत्र बोलते हैं। मतदाता जो होता है, जो वोट देता है, आपको पता होगा हम लोग 18 वर्ष जब किसी व्यक्ति का पूरा जाता है तो वो वोट देने का योग्य हो जाता है। तो मतलब वोट देने वाला या मतदाता अपनी पसंद पर क्या करता है, मुहर लगा देता है और उसे मत पेटी में क्या करता है, डाल देता है। मतों की गिनती की जाती है और विजेताओं का नाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा घोषित किया जाता है, ठीक है ना। चलिए, प्रत्येक प्रक्रिया एक वैधानिक निकाय द्वारा आयोजित किया जाता है। तो बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर जो 10 है, बस इसके उत्तर में यहाँ से लेकर बस यहाँ तक आपको लिखना होगा, ठीक है। इतना उत्तर लिखिएगा तो प्यारे बच्चों आपका बिल्कुल उत्तर सटीक होगा, है ना। तो इतना उत्तर आपको लिखना ही पड़ेगा, है ना। ये सटीक उत्तर है बाबू, इसलिए आपको बोल रहे हैं इतना उत्तर आपको लिखना ही पड़ेगा। एंड अब हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न जो 12 नंबर क्वेश्चन है इसको देखते हैं। कहता है आज के समय में वसूले जाने वाले करों के बारे में और जानकारी हासिल करें। क्या ये नकद के रूप में, वस्तु के रूप में या श्रम सेवाओं के रूप में, है ना। इसमें आपको ये जानकारी हासिल करना था कि ये भी नकद के रूप में है कि किसके रूप में, या वस्तु के रूप में या श्रम सेवाओं के रूप में है। तो आप लिखेंगे वर्तमान में एकत्र किए जाने वाले कर जो हैं बाबू, ये भूमि का कर है, ये आयकर है, ये संपत्ति कर है, ये बिक्री कर है, ये संपत्ति कर है, ठीक है। और क्या है, उत्पाद कर है, वैट है बाबू जिसको मूल्य वर्धित कर बोलते हैं, सेवा कर है, शिक्षा उपकर है ना। अच्छा, बिजली का कर है, जल कर है। ये कर जो है आमतौर पर क्या होते हैं, नकद में होते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको इतना उत्तर में लिखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 12 में। तो हमको आशा है कि आइए करके देखे में भी हम आपको 12 नंबर क्वेश्चन तक बता दिए। मतलब इस चैप्टर का सारा प्रश्न उत्तर आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब देखिए बाबू, आप लोग बहुत सारे बच्चे होंगे जो राजा और उनके राज्य इस चैप्टर का नोट्स वगैरह लेना चाहते होंगे कि सर आप हमको नोट्स इस चैप्टर का दे दीजिए, क्वेश्चन आंसर तो हो गया। बाबू नोट्स लेने के लिए जो बच्चे बैच में जुड़े हुए हैं, हमारे बैच में क्लास 7 वाले बच्चे, तो उनको नोट्स तो मिल जाएगा। जो बच्चे बैच में नहीं जुड़े हुए वो सारे बच्चे बैच को ज्वाइन कर लीजिए। 299 रुपया में आपको नोट्स मिल जाता है, ठीक है ना। क्लास 7 का आपको मिल जाएगा साइंस और एसएसटी का, प्लस में आपको क्या मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। मैथ का एक्सरसाइज करवाया जाएगा। लेने के लिए आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से माई ऐप को डाउनलोड करना है। मेरा ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पर डाउनलोड करने के बाद क्लास 7 का कोर्स सेलेक्ट कीजिएगा, आधार बैच आएगा आपका, है ना। उसके बाद वहाँ पर आप पेमेंट करके प्यारे बच्चों क्या कर सकते हैं, कोर्स को ले सकते हैं। धन्यवाद बच्चों पूरा क्लास को अंत तक देखने के लिए।